हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे पास चैप्टर फोर्थ है इसका। ठीक है। देखो, इससे पहले हमने चैप्टर थर्ड पढ़ा था। पहले तुम्हें इसके बारे में हल्का बहुत तो पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं कि संस्थाओं का कामकाज क्या होता है। भाई, जितने भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, मतलब कि सर बोल सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। सरकारी कंपनी हो या फिर जो प्राइवेट कंपनी, उन सबके कामकाज क्या क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हमारे पास है कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। भाई, सरकारी जितने भी फैसले होते हैं, जो मान लो कि जो हमारे देश से संबंधित जो फैसले हैं, उनको लिए कैसे जाते हैं। सबसे पहले भाई, लोकतंत्र में जब जनता शासकों का चुनाव करती है, अपने नेता का चुनाव करती है, तो ये चुने कह रहे कि ये चुने हाँ भाई, कह रहे कि ये उसे शासक संस्थाओं के माध्यम से शासन संचालित कर। देखो भाई, अब क्या होता है कि जो भी जनता होती है, जनता ना उस शासक की सहायता से पूरे पूरे अपने जो जहाँ पे रहते हैं उसका संचालन करती है, उस पूरी जगह को चलाती है कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो तुम देखो, कभी कभी रोड बन रहे होते हैं, ठीक है, कभी पाइपलाइन डल रही होती है। ठीक। तो ये सारे सारे क्या, जनता चाहती है तभी होते हैं। उसके बाद अगला, भाई संविधान के द्वारा शासन के मूल्यों के निर्धारण के साथ संस्थाओं के कार्य और संस्था के कार्य सीमा का भी निर्धारण किया जाता है। भाई, जब कार्य जो जो भी काम हो रहे होते हैं, उसमें कार्य जैसे जैसे जो जो काम करने हैं, वो और जैसे जैसे काम होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से काम होना चाहिए, काम अच्छा है या फिर बुरा है, ये सारा भी उसी में निर्धारित होता है। ठीक है। जैसे मान लो भाई, तुम्हें एक सरकारी आदेश पढ़ाता हूँ कि एक बार गवर्नमेंट ने क्या भी एक ऑर्डर क्या दिया था। ठीक है। तो भी 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश, इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया है। ठीक है, इसको याद रखना भाई कि ये जो कार्यालय ज्ञापन किसको बोलते हैं सरकार के द्वारा एक जारी आदेश था। उसके बाद इनका ओएम नंबर, भाई इतना मेरे पास है, इसको याद रख लेना। ठीक। अब जो मेरे पास अगला है कि जिस पर क्रमित जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर। देखो, अब ये जो है ना ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पेपर है, इसमें साइन किसके, सबसे पहला जिसमें क्रमिक जन शिकायत। और देखो, एक तो ऐसे क्रमिक जन शिकायत है दूसरे पास है पेंशन मंत्रालय। ठीक है। पेंशन मंत्रालय का अगले पास है क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग। ठीक है, इन सबके साइन इसमें। फिर इस सरकारी आदेश में प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई है। मैं इसमें बता रखा है कौन कौन सी नीतियां चलानी चाहिए, कौन कौन सी नीतियां नहीं चलानी चाहिए। ठीक है। अगला मेरे पास है कि भारत सरकार के सरकारी पदों, मतलब जो भी सरकार की जो सीटें होती है वो, और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, इसको एसईबीसी के लिए 27% स्थान आरक्षित किए गए। इसमें ये बता भाई, जो भी ना बहुत ही पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके लिए पढ़ाई में, ठीक है, समाज में 27% तक ना, मतलब बोला गया भाई इतनी सीट तो पहले से बुक कर दो। ठीक है, ये इनके लिए होनी चाहिए। अब तक आरक्षण में एससी एसटी को ही दिया जा रहा था। ठीक है। अब आरक्षण के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही है। ठीक है। तुम सुनो, एससी और एसटी वालों को ना बहुत ही छूट मिलती है स्कूल से। मान लो कि तुम्हारे बोर्ड की फीस अगर 2400 रुपए ना, तो उनसे मुश्किल 100 से 150 रुपए ले जाते हैं। 100 से 150 रुपए ले जाते हैं, इससे आगे नहीं लेते वो। ठीक है। अगला है एक सरकारी आदेश कैसे बनता है। ठीक है, एक जो सरकारी आदेश है ना, उसको बनने का तरीका क्या होता है। सबसे पहला भाई, यह सरकारी आदेश लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। भाई, बहुत ही लंबा, एकदम बहुत ही लंबा। मान लो कि एक ना रैली वगैरह चली, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सी लड़ाई चली, उसके बाद जाके बना था। फिर भारत सरकार द्वारा 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वीपी मंडल, जिसको मतलब कि विदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है, ने हाँ भाई, कह रहे कि ने इसी कारण से मंडल आयोग कहते हैं। देखो, अब ना जो जो दूसरा है, पहला तो भाई जो था वो किसी न किसी घटना के कारण से बन गया। दूसरा जो मेरे पास क्या, विदेश्वरी प्रसाद मंडल की वजह से बना था। अब कह रहे कि पहला आयोग 1953 में कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया। भाई, उस टाइम ना ये लीडर थे, मतलब कि जो कालेलकर है ना, ये कालेलकर है, ये उस टाइम लीडर थे। तो इनकी अध्यक्षता में इसको किया गया था। अगला मेरे पास है कि मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश 1980 में प्रस्तुत की थी। भाई, जो मंडल आयोग है, ठीक है, उन्होंने ये सिफारिश कब की, 1980 में बोला भाई हमें आरक्षण चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए। तो उन्हें क्या 1997 तक हो सके आराम से मिल गई। ठीक है। अगला भाई, कह रहा है कि जिसमें प्रमुख सरकार सरकारी नौकरियों में सामाजिक, देखो क्या सरकारी नौकरियों में
सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों का 27% आरक्षण देना। ठीक है, जो दूसरा आयोग है ना, मंडल आयोग, उसमें ये बता रखा था। फिर इस रिपोर्ट और इसकी सिफारिश की चर्चा संसद में, भाई ये जो सिफारिश थी इसकी जो चर्चा संसद में हुई थी भाई कि ये तुम क्यों मांग रहे हो। देखो था ऐसा कि पहले के टाइम पे ना भाई टोटल 100% लोगों में से 80% लोग क्या है भाई वो थे ऊंची जाति के, और जो 20% लोग थे वो थे नीची जाति के। तो 20% लोगों पर ना बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जाता था ऊंची जाति के लोगों के द्वारा। इसीलिए भाई क्या है कि ये जो 80% लोग हैं इनको आरक्षण ना देके जो 20% लोग हैं इनको आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अगला 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस रिपोर्ट में हाँ भाई कह रहे इस रिपोर्ट में इस सिफारिश को लागू करवाना शामिल किया। ठीक है भाई 1989 में जो जनता पार्टी थी, ठीक, उन्होंने क्या है कि जो उनका जो घोषणा पत्र है उसमें ये सारी सारी बातें लिख के बता दी थी कि भाई जो नीची जाति के लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ऊपर आ सके वो। अगला चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। भाई जब चुनाव हो गया फिर क्या, जनता पार्टी उनकी सरकार बनी। फिर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। फिर जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे वीपी सिंह। नई सरकार में चुनावी वायदा पूरा करने के क्रम में राष्ट्रपति के अभिभाषण में मंडल रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की। भाई जब ना ये जो जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए उस टाइम ना दोबारा से जो मंडल रिपोर्ट है उसको दोबारा लागू किया गया। वीपी सिंह ने अगले दिन संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। भाई जो वीपी सिंह है उन्होंने क्या किया, संसद के जो दोनों सदन है उसमें जाके जो जो काम था मतलब कि ना एक तरह से जो बातें बतानी थी वो सारी सारी बातें बता दी भाई इस रिपोर्ट में ये है, इसको पास किया जाए। अगला भाई एक ना तुम गूगल पर पढ़ लेना कैबिनेट मिशन क्या होता है। ठीक है, तो तुम्हें पता लग जाएगा। कैबिनेट के फैसले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया। भाई अभी जो कैबिनेट ने जो जो भी फैसला लिया, ठीक है, उसे क्या मतलब कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा। फिर कैबिनेट के फैसले के विभाग के अधिकारियों ने आदेश तैयार किया। उसके बाद क्या भाई एक नया आदेश तैयार कर दिया गया, फिर जाकर उसको लागू कर दिया था। ठीक है, तो वही कह रहे कि संबंधित मंत्रियों की स्वीकृति मतलब कि उन्होंने स्वीकार किया हाँ भाई ठीक है ऐसा होना चाहिए, जो नीची जाति के लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो वही कह रहे कि संबंधित मंत्री की अस्वीकृति के पश्चात अधिकारी के हस्ताक्षर पश्चात आदेश जारी हो गया। ठीक है, फिर कह रहे कि इस तरह 13 अगस्त 1990 को ओएम नंबर इसको मतलब ये ओएम नंबर तैयार होता है। उसको सर्च करो गूगल पे क्या है ये वाला ओएम नंबर, तुम्हें पता लग जाएगा खुद ही क्या चीज है। अगला अन्य पिछड़ी जातियां कौन से भाई 1979 में गठित हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे उसके, जिसको बीबी मंडल थे, और 8 सितंबर 1993 में पूरी तरह लागू हो गया था। अगला मेरे पास भाई संस्था। ठीक है, कि संस्था क्या होती है। देखो नागरिकों की आधारभूत सुविधाएं मतलब जो जनता है उनको कुछ कुछ सुविधाएं चाहिए होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, ठीक है, सुरक्षा और विकास, पुलिस वाले वगैरह हो गए। ठीक है, अगला वैसे कल्याणप्रद सुविधाएं और नागरिकों को प्रदान करने वाली व्यवस्था को ही हम ये कह रहे हैं व्यवस्था को ही संस्था या फिर संस्थाएं कहा जाता है। ठीक है, तो जितनी भी शिक्षा संस्था हो गई, स्वास्थ्य संस्था हो गई, इन सबको ना बोलते हैं नॉर्मली। अगली बात है संसद क्या है भाई। ठीक है, संसद के बारे में समझना जरूरी है। कह रहे भारत में निर्वाचित सदस्यों तो जितने निर्वाचित सदस्य का मतलब जितने भी नेता वगैरह हैं कि राष्ट्रीय सभा को संसद व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। ठीक है, तो भारत में जो भी निर्वाचित सदस्य की जो राष्ट्रीय है ना सभा है ना उसी को संसद बोलते हैं। ठीक है, अगला भाई जो नेक्स्ट मेरे पास है देखो कह रहे कि संसद एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नेता कानून विधि निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, और संसदों को दो भाग में बांट रखा है भाई, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो मेरे पास इसमें देखो संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यता। भाई संसद का अगर तुम्हें सदस्य बनना है तो उसके तुम्हें क्या होना चाहिए, सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा भाई कि सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो। भाई सरकार के अंदर ना सरकार के अंदर जो है वो किसी पोस्ट पे ना हो। ठीक है, कोई नेता वेता ना हो, मतलब कोई नेता मतलब किसी सरकारी पोस्ट पे आईएएस ऑफिसर वगैरह हो, ये सब ना हो। अगला भाई दिवालिया या सजाफत ना हो। भाई दिवालिया का मतलब होता है कि भाई वो पूरी तरीके से बैंक करप्ट हो चुका है, उसका बैंक बैलेंस पूरा निकल गया है, वो कोई सा बिजनेस करता था और बिजनेस में वो पूरी तरीके से लुट चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है सजाफत मतलब कि वो कहीं से किसी जेल की सजा काट के ना आया हो।
भाई अगला मेरे पास है संसद के राजनीतिक अधिकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहला संसद के भाई अधिकार की बात करते हैं। कानून बनाना, संशोधन मतलब कि बदलाव करने तथा पुराने कानून की जगह पर नए कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, तो पहले कानून बनाता है, उसमें बदलाव कर सकता है और पुराने कानून के बदले नया कानून ला सकता है। ठीक, उसके बाद सरकार चलाने वालों को नियंत्रण करने का अधिकार। भाई वो सभी लोग जो सरकार को चलाते हैं उन सबको नियंत्रित कर सकता है। फिर सरकार के हर पैसे पर नियंत्रण का अधिकार। भाई सरकार कितना पैसा कहाँ खर्च करी इन सब पे भी उसका पूरा अधिकार है। ठीक, फिर अगला सार्वजनिक मामलों व राष्ट्रीय नीति पर चर्चा का अधिकार। भाई जनता के मामले में अगर कोई जनता का मामला है उस पे या फिर जो देश को लेकर कोई ऐसी नीति बनानी है उन सब पे ये क्या है कि भाई चर्चा करता है, भाई ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस तरीके से। अगला लोकसभा, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस। ठीक है, तो लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। भाई देखो लोकसभा क्या होता है, तो मैंने अभी ना जो ऊपर बताया था लोकसभा और राज्यसभा दो बातें बताई थी। ठीक है, संसद के दो सदन होते हैं। ठीक है, पहले मेरे पास है लोकसभा, अगला मेरे पास है राज्यसभा। ठीक है, तो वही बात करते हैं, लोकसभा में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि नेता होते हैं, प्रतिनिधि को नेता बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष करेंगे, देखो इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जो स्पीकर कहलाता है। ठीक है, देखो इसका जो अध्यक्ष है ना वो लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक, इसका जो मेन मेंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकसभा का सदस्य होता है, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। इसके सदस्य की संख्या 543 और प्लस 2 होती है। दो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, मतलब कि राष्ट्रपति चुनता है दो को तो। ठीक है, अगला भाई इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो समझो। कह रही है कि सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। भाई जो लोकसभा के सदस्य होते हैं लोग उनको खुद जाके चुनते हैं। ठीक है, जैसे ना वोट दे दे के इस तरीके से चुना जाता है। फिर सदस्य अधिक होने के कारण विचारों का प्राथमिक मिलने की संभावना होती है। देखो अब क्या होता है भाई, जब बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक है, अगर किसी चीज के ऊपर विचार किया जाता है ना तो उस विचार पे अच्छा रिजल्ट, अच्छी चीज क्या है उसमें, उसके ऊपर आराम से चर्चा कर सकते हैं। फिर भाई जो मेरे पास अगला है, पैसे के मामले में अधिक अधिकार होता है। भाई इनका क्या है कि जो पैसे के मामले में बहुत ज्यादा अधिकार चल रहा होता है कि भाई हमारे हमारे राष्ट्र का पैसा है तो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। अगला मंत्री परिषद, मंत्री परिषद मंत्री जो टीम होती है उस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण होता है इनका। फिर अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार। भाई बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनमें क्या उन्हें बहुत ही ज्यादा ऊंचे अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है भाई कि राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, जो लोकसभा है उसको हम बोलते हैं लोअर हाउस, इसको बोलते हैं अपर हाउस। फिर भाई अगला बस है कि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब कि जनता इनको नहीं चुनती। ठीक है, कह रही कि इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो मतलब कि एक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे जो होता है ना उसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। तो कह रही कि इसके सदस्य की कुल संख्या 250 है, जिन पर से 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, मनोनीत का मतलब है चुने जाते हैं। ठीक है, सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर सदस्य कम होने के कारण विचारों को प्राथमिकता ना मिलने की संभावना होती है। ठीक है, जो भी विचारक, देखो इनके सदस्य क्या कम है, ठीक, तो ये कुछ भी बोलते हैं ना तो इनको ज्यादा मानते नहीं कि हाँ तुम क्या ही बोल रहे हो, तुम्हारी बात गलत है। ठीक है, तो कुछ ही बोल देते हैं वो। ठीक, अगला हमारे पास है पैसे के मामले में कम अधिकार। भाई इनके पास सदस्य कम है तो इनकी ज्यादा चलती भी नहीं है, तो पैसे के मामले में कम अधिकार होता है इनका। फिर मंत्री परिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं होता। ठीक, फिर अगला मेरे पास है कि राज्य के संबंध में विशेष अधिकार। भाई इनको एक विशेष अधिकार तो प्राप्त होते हैं कि अगर किसी भी राज्य की बात चली ना तो उसमें इन्हें अधिकार प्राप्त है। अब लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई कह रहे हैं कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो राज्यसभा है उसमें नहीं होता। ठीक है, जो अगर अगली बात करते हैं, देखो लोकसभा में क्या होता है कि जो उसके सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है उसके नहीं चुने जाते। अगला राज्य के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। ठीक है, देखो राज्यसभा के पास क्या है कि कुछ विशेष अधिकार तो हैं, लेकिन जो लोकसभा है उनके पास ज्यादा अधिकार है। ठीक है, तो बोल सकते हैं भाई जो राज्यसभा है उसके पास कम अधिकार है, लोकसभा के पास ज्यादा अधिकार है। ठीक, अगला संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण
लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। देखो अब इसमें अगर विचारों की बात करें तो लोकसभा के विचार ज्यादा मानते हैं, राज्यसभा के विचार को कम माना जाता है। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट है। अगला कह रहे कि लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो नहीं करती। फिर लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रण करती है और राज्यसभा के पास अधिकार नहीं होता। भाई अगला हमारे पास है कार्यपालिका क्या होती है। सरकार की नीति को कार्य रूप देने वाले को कार्यपालिका या सरकार कहते हैं। देखो सरकार ने ना कुछ कुछ नीतियां बनाए, कुछ कानून बनाए, अब वो कानून काम कैसे करेगा इसको कौन करवाता है भाई, उसी को बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका भाई दो हिस्से होते हैं। ठीक है, तो पहले मेरे पास नॉर्मल इसको बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, अगला मेरे पास है स्थायी कार्यपालिका। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते। देखो एक तो प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, अगला मेरे पास है मंत्रियों की टीम हो गई। ये सारे मिलकर क्या है कि राजनीतिक कार्यपालिका को गठन करते हैं, मतलब कि बनाते हैं। फिर मंत्रिपरिषद का काम होता है सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को मूर्त रूप देना। मतलब कि मंत्रिपरिषद का ना काम होता है कि सरकार ने जो भी नीतियां बना दी ना, जो भी काम बना दिए उनका रूप देना, मतलब उनको करना। ठीक है, या क्रियान्वयन करना। देखो मूर्त रूप देना या फिर मान लो कि क्रियान्वयन करना, दोनों का मतलब एक ही होता है कि भाई उसको करके दिखाना कि भाई क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद इसलिए मंत्री परिषद को कार्यपालिका कहा जाता है। इसलिए भाई मंत्री की जो टीम होती है उन्हें क्या है, कार्यपालिका बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं। भाई जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है ना, इनके जितने भी सदस्य हैं, जितने मेंबर है, वो सारे सारे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगला मेरे पास है भाई स्थायी कार्यपालिका। कह रहे कि ये नौकरशाहों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई नौकरशाह से मिलकर जिनके पास सरकारी नौकरी है, ठीक है, तो कह रही नौकरशाहों का चयन अखिल भारतीय सिविल सर्विस द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें ना मतलब कि तुमने देखा होगा जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ठीक है, क्या यूपीएससी का एग्जाम निकाल के बनते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका में कौन होते हैं, जो भी पुलिस वाले वगैरह हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये सारे सारे होते हैं। सरकार बदलने के बावजूद नौकरशाही यानी स्थायी कार्यपालिका के कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं थी। भाई कितनी भी सरकार बदलती रहे, जो एक बार आईएएस आईपीएस वगैरह बन गया वो बने रहते हैं। भाई अगली बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ठीक है, और वास्तव में सभी सरकारी शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक, एक्चुअल में जितनी भी सरकार के पास शक्ति होती है सबका उपयोग कर सकता है। ठीक है, वह देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। ठीक, जो प्रधानमंत्री है वो क्या सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, वो जो चाहता है वो हो जाता है। अगला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है। भाई जो राष्ट्रपति होता है वही प्रधानमंत्री चुनता है कौन ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा। जो बहुमत या गठबंधन या सदन जिनको बहुमत हासिल हो की सरकार बनती है। देखो भाई जिनको ना जो बहुमत से जीती हो, जिनको बहुत ज्यादा वोट मिले हो, ठीक है, वही मतलब कि वही बनते, उसका जो लीडर होता है ना वही बनते प्रधानमंत्री। अगला है प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। भाई जो प्रधानमंत्री है वो कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा इसका कोई कार्यकाल नहीं है। ठीक है, अगला वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक पार्टी का गठबंधन, देखो कह रहे कि जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता, भाई वो अपने पद पे तब तक रहेगा जब तक वो उस पार्टी का मतलब कि गठबंधन उस पार्टी का नेता बना रहेगा तब तक। अगला भाई मंत्रिपरिषद के बारे में बात करते हैं। तो कह रहा मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। भाई जिसके अंदर सारे सारे मंत्री होते हैं। इसमें आमतौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। कह रहे मंत्री की रैंक इस प्रकार है। देखो भाई सबसे पहले मैं होता है कैबिनेट मंत्री। ठीक, होता ना भाई छोटा मंत्री बड़ा मंत्री इस तरीके से। तो कह रहा अक्सर सत्ता दल के शीर्ष नेता को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। भाई जो सबसे जो बड़ा होता है ना उसी को बनाते हैं कैबिनेट मंत्री। तो कह रही उन्हें प्रमुख मंत्रालय का भार देता है। भाई जो मेन जो मंत्रालय है उसका पूरा जो भी काम सारा उन्हीं को सौंपा जाता है। फिर मंत्री परिषद कह रही परिषद में कैबिनेट मंत्री की संख्या लगभग 20 के आसपास होती है। ठीक है, लगभग का मतलब है कम ज्यादा होती रहती है, कभी 19 20 22 24 ऐसा होती रहती है। अगली बात मेरे पास है भाई स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ठीक है, तो कह रही इन्हें अक्सर छोटे मंत्रालयों का भार देते हैं। ठीक है, ये केवल निमंत्रण मिलने पर ही कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं, वरना इन्हें बैठने कोई अधिकार नहीं होता। अगला भाई राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं
और उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। जो अपनी टीम के जो मंत्री ना उनके साथ जुड़े होते हैं, उनकी उनकी हेल्प करते थे भाई, कि किसी भी काम को करने में उनकी मदद करते रहेंगे। अगला बात है भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार। भाई भारत में प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से अधिकार है उसके बारे में बात करते हैं। तो कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता, भाई कैबिनेट की जो है ना, कैबिनेट में मतलब जो नॉर्मल है कि जो मीटिंग वगैरह बैठानी होती है तो उस मीटिंग में बैठा सकते हैं। दूसरा है विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय, भाई जो अलग अलग विभाग है, ठीक है, उन सब में ना तालमेल बिठाते हैं, मतलब कि ना उनमें दोस्ती करवाते हैं, भाई तुम ये काम करो तभी अगला काम होगा वरना अगला काम नहीं होगा। फिर विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी, भाई जो अलग अलग विभाग है उनकी निगरानी रखता है कि भाई कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा। अगला है कि मंत्रियों के काम का वितरण, भाई कौन सा मंत्री कौन सा काम करेगा, किस किस को कौन सा काम देना चाहिए, इन सबको भी भाई प्रधानमंत्री बताता है। नेक्स्ट मेरे पास है किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भाई कोई सा मंत्री गलत काम कर रहा है तो उसको उसके पद से हटा सकता है। भाई अगली बात करते हैं राष्ट्रपति। कह रहे भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। पूरे पूरे भारत का जो सबसे जो मेन होता है उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति। फिर सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद केवल अलंकारिक है। देखो भाई, नॉर्मली बोले ना कि जो राष्ट्रपति का पद कौन लेगा, तो बोल सकते हैं कि सरकार का हर हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम लिया जाता है। सरकार में जो भी काम होता है ना वो सारा सारा राष्ट्रपति के नाम पे होता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद केवल अलंकारिक है। भाई जो राष्ट्रपति का पद है वो सिर्फ उसी के पास रहता है। ठीक। अगला, जब कोई बिल संसद से पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वह कानून बन पाता है। देखो, अगर तुम्हें कोई सा नया कानून बनवाना है तो उसके लिए ना उसमें राष्ट्रपति का दस्तखत होना जरूरी है। अगला भाई, सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। फिर सभी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम ही बनाए जाते। भाई कोई सा भी समझौता होगा ना, कोई सा भी कानून पास करना है, वो सारा राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। भाई अगला मेरे पास है कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्त के लिए अनिवार्य योग्यता है। अगर तुम्हें मान के चलो कि भाई तुम भारत के राष्ट्रपति बनने की सोच रहे हो तो कैसे बनोगे। सबसे पहला, भारत के नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष या उससे ज्यादा हो, दिवालिया या सजाफत ना हो। भाई इसके बारे में बता चुका हूँ दिवालिया क्या होता है, फिर सजाफत क्या होता है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अगला है सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो। भाई सरकार के किसी ऐसे पद पे ना हो जिसपे उसको फायदा हो रहा, मतलब कि सरकारी नौकरी ना हो उसके पास। अगला, लोकसभा का सदस्य बनने के योग, भाई लोकसभा का पहले सदस्य बनने के योग होना चाहिए, उसके बाद बनेगा वो। अगला मेरे पास है राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है। सरकार के स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है। भाई जो राष्ट्रपति का काम ना सबसे मेन होता है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। तो नॉर्मली बोले सरकार का जो रूप है उसमें राष्ट्रपति की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसको राष्ट्रपति प्रणाली बोलते हैं। अगला है न्यायपालिका क्या होती है। भाई नॉर्मली जो कोर्ट वगैरह होते हैं ना उसे बोलते हैं न्यायपालिका। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है, ठीक है, उसी को न्यायपालिका बोलते हैं। तो कोर्ट वगैरह उसी को बोलते हैं भाई। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारते। भाई हमारे पूरे देश में जितने भी कोर्ट वगैरह है, ठीक है, जितने भी अदालत है, उन सबको एक साथ ना न्यायपालिका बोलते हैं। ठीक। अगला मेरे पास है भाई न्यायपालिका के अधिकार क्या है। इसके पास न्याय करने का अधिकार और कानूनी विवाद के निपटारे का अधिकार होता है। भाई इसके पास ना न्याय करने का अधिकार होता है और कानून के जितने विवाद है उन सबका निपटारा करता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट मेरे पास है वो है कि भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों के नाम। भाई सबसे पहले हम कह रहे हैं कि भारत में जो अलग अलग स्तर के जो न्यायालय हैं उनके नाम क्या क्या है। पहला है पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय, और जो जिला वगैरह होते हैं जिला न्यायालय, और इसको बोलते हैं स्थायी स्तर के न्यायालय। ठीक है, ये भाई इसको याद कर लीजिए। जैसे मान लो कि पूरे देश के लिए क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। किसी एक राज्य के, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ दिल्ली के लिए, तो उसके लिए उच्च न्यायालय बोलते हैं। अगला मेरे पास है भाई, इसको हर एक जिला के हिसाब से होता है, तो जिला का भी एक न्यायालय होता है, ठीक है, मतलब कि कोर्ट होता है। भाई देखो, हमने इससे पहले चैप्टर 3 किया था, फिर जाके चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो गया। तुम्हें ना इनके जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको याद कर लेना है। ठीक। भाई बिना क्वेश्चन आंसर याद किए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सारा का सारा भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं। उसके बाद नोट्स तुम्हें अच्छे से रट्टे मार लेने हैं। धन्यवाद।